नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। दौर चुनावी है और विधानसभा चुनावों के लिए हर प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत कर रहा है। बात आज पंचकुला की होगी और बात उन मसलों की भी होगी जो पंचकुला से जुड़े हैं, साथ ही साथ उन गांव की जहां तक विकास पहुंचा नहीं और पहुंचाने की कोशिश हो रही है। हमारे साथ है ज्ञानचंद गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानचंद गुप्ता जी। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। पहला सवाल यही रहेगा कि कोशिश तो हैट्रिक की होगी, लेकिन ये राह आसान नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर जो मैं समझता हूँ कि कोई भी कॉन्टेस्ट है, कोई भी प्रतिस्पर्धा है, वो आसान नहीं होती। लेकिन कुछ हमारे ऐसे कार्य होते हैं या हमारी धारणा होती है जो हमने पिछले 10 साल के अंदर जो विकास किया है, हम उस विकास के आधार पर कह सकते हैं कि तीसरी बार हर हालत में हैट्रिक लगेगा। यहाँ पंचकुला की जनता के बीच में हमने जिस प्रकार 10 साल उनके बीच में रह कर के सेवा की है और जो विकास के कार्य किए हैं, वो विकास के कार्यों की एक ये लिस्ट मैंने एक किताब जारी की है जिसमें 121 काम हैं। इसमें गांव के भी हैं और शहर के भी हैं। ये मैंने जनता के समक्ष रखी है और कहा है कि कोई भी इसमें एक काम ऐसा जो ना हुआ हो और इसमें काम में लिखा हुआ तो जनता मुझे बताए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से जनता का, लोगों का प्यार मिल रहा है और मुझे पूरी आशा है कि हैट्रिक लगेगा। लेकिन आपके प्रतिद्वंदी चंद्रमोहन जी कहते हैं कि ये किताब महज झूठ का पुलिंदा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उनके लिए जवाब? चंद्रमोहन जी यहाँ से 4 बार विधायक रहे, 18 साल तक वो विधायक रहे। मैंने बार बार आपके चैनल के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी उनसे पूछा है कि आप इसको तो झूठ का परिंदा बताते हैं, आपका जो सच है वो भी लोगों को बता दीजिए कि आप 18 साल तक पंचकुला के अंदर विधायक रहे। आपने कहा कि मैं पंचकुला को पेरिस बनाऊंगा और अब फिर कह रहे हैं कि मैं पंचकुला को पेरिस बनाऊंगा। अगर आप 18 साल एमएलए रहते हुए, उप मुख्यमंत्री रहते हुए पंचकुला को पेरिस नहीं बना पाए तो 5 साल में कैसे इसको पेरिस बना दें? ये सवाल मैंने उनसे किया और इसका जवाब मुझे ये मिला कि पंचकुला को तो बसाया ही हमने। मेरे स्वर्गीय पिताजी ने इस शहर को बसाया और इसका पूरा श्रेय उन्हें ही जाता है। तो कुल मिलाकर वो भी अपनी तैयारी पूरी करके बैठे हुए लग रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि उनको ज्ञान नहीं। ये पंचकुला 1996 में या 97 में नहीं बना, ये तो 100 साल पुराना शहर है। ये पंचकुला सदियों पुराना शहर है, आज उसको बसाने वाले नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पंचकुला जिस प्रकार से 2014 के बाद डेवलप हुआ है, मैंने उनसे कहा कि आप उनको डिबेट पर बुलाइए किसी समय, मैं उनके आमने सामने से जरा। आप तैयार हैं इस डिबेट के लिए? बिल्कुल तैयार हूँ, बुलाइए उनको, मैं तैयार हूँ। और वो बताएं कि उन्होंने 18 साल में कौन से 18 काम किए, वो जनता को बताएं, मुझे बताएं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो जनता को बताएं कि 18 साल के अंदर ये काम हमने पंचकुला को बसाने के लिए किए, पंचकुला के विकास के लिए किए। तो ये आप ओपन चैलेंज दे रहे हैं उन्हें कि वो आएँ और आपके साथ डिबेट करें? मैं समझता हूँ कि वो जो कांग्रेस, जो पूरी की पूरी कांग्रेस आज झूठ का सहारा लेकर के सत्ता में आना चाहती है और उसी प्रकार का झूठ वो जो जिस प्रकार से बोलते हैं, शायद मुझे लगता है कि उनकी धारणा है जो उनका लोगों के प्रति 5 साल वो यहाँ पर नहीं आए। 2019 में चुनाव लड़ा, लोग पूछ रहे हैं कि 5 साल कहाँ रहे। 5 साल के बाद आज चुनाव के अंदर आ गए। आप भी यहाँ पर घूमते रहे, आपका चैनल यहाँ रहा है। 5 साल वो किसी एक आम आदमी को, किसी गांव वाले को, किसी शहर वाले को मिले नहीं और 5 साल बाद आकर के फिर कह रहे हैं कि पंचकुला हमने बसाया या पंचकुला के अंदर हमने विकास के काम किया। तो कोई काम तो बताएं। ये इस पर भी मैंने सवाल उनसे किया, क्योंकि हर सवाल का काउंटर सवाल होता है। तो उनकी तरफ से कहा गया, सवाल ये था कि कहीं आप कालका से तो नहीं लड़ने वाले थे एक मर्तबा फिर से? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने पिछले 5 साल में सिर्फ पंचकुला को वक्त दिया, मैंने पंचकुला के विकास में काम करवाए, इसलिए मैं तो यहीं से चुनाव लड़ने वाला था। कोई 5 काम जो पंचकुला के विकास के लिए कोई आवाज़ उठाई हो, कोई यहाँ पर किए हों, वो तो बताएं लोगों को कि मैं उन्हें 5 साल के अंदर
या अपने, अब तो छोड़ दीजिए क्योंकि वो कहेंगे मैं तो विरोधी पक्ष में था। जब वो 18 साल सत्ता में थे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, वो खुद उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो कोई काम 18 किए हों तो वो जनता को जरूर बताएं। सवाल ये भी उठता है क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि पंचकुला और पंचकुला की पूरी विधानसभा का विकास थम सा गया, लेकिन ये उनका आरोप हो सकता है। आपका इस पर तर्क क्या है? आप प्रोमिनेंटली कोई 5 काम बता दीजिए जो आपकी तरफ से किए गए। बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, किसी भी आम आदमी के लिए 5 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं: बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये 5 चीज़ों के ऊपर ही मैं बात करूँगा। आपने कहा 5 काम। 2014 से पहले पंचकुला के अंदर बिजली 6 घंटे से मैक्सिमम 8 घंटे तक आती थी। आज 24 घंटे बिजली पंचकुला के शहर में नहीं, पंचकुला के गांव के अंदर 220 केवी का सबस्टेशन हमने सेक्टर 32 के अंदर लगवाया। वर्षों से योजना पेंडिंग थी कि कजौली वाटर वर्क्स के अंदर जो हमारा शेयर है, जो भाखड़ा कनाल के अंदर हमारा शेयर है, वो पानी पंचकुला के अंदर आए। लेकिन वो उप मुख्यमंत्री भी रहे, एमएलए भी रहे, कभी वो पानी की लाइन यहाँ लेकर नहीं आ पाए। 2015 के अंदर मुझे मौका दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया। 25 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन कजौली से पंचकुला तक करके है। 62.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। वो जो कजौली से पानी हम लेकर के आए, उसने पंचकुला के लोगों की प्यास को बुझाया है। 50 नए ट्यूबवेल पूरे पंचकुला विधानसभा के अंदर हमने लगवाए हैं। अब सड़क के ये नेशनल हाईवे जो 73 है, 2005 से पेंडिंग था। 2005 में भी लॉलीपॉप दिया कि हम आपकी ये नेशनल हाईवे बना रहे हैं। फिर 2009 के अंदर दिया। फिर 2014 के अंदर कहा कि आप हमें सत्ता में लाइए, हम ये नेशनल हाईवे बनाएंगे। लेकिन 2005 से लेके 14 तक वो नेशनल हाईवे नहीं बना। हमने 2015 के अंदर नेशनल हाईवे शुरू किया, ये पंचकुला टू यमुनानगर। 1150 करोड़ रुपए की लागत से वो नेशनल हाईवे बन करके तैयार हुआ 17 के अंदर। और आज उस नेशनल हाईवे के बनने से पंचकुला की तस्वीर बदली है, पंचकुला की तकदीर बदली है। इतने काम आपने कराए हैं, क्या ये विपक्ष को दिखते नहीं? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो इसी पर, शिक्षा पर मैं बात कर लेता हूँ, वो तो ये कहते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज बीते 10 सालों में कुछ हुआ ही नहीं। और वो तो ओपन चैलेंज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मियों को भी दे देते हैं कि आप ही बता दें अगर कोई विकास हुआ, कोई कॉलेज बना, कोई यूनिवर्सिटी बनी। एक बार जरूर दिखा देना कि ये काम आप जाकर के अपने स्वयं प्रत्यक्ष रूप से आप जाकर के देखें। पूरी कांग्रेस पार्टी झूठ का सहारा लेकर, झूठ बोल करके लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रही हैं। 5वां काम आप बता दें, क्योंकि आप उस पर जरूर आएंगे। मैं बता रहा हूँ। स्वास्थ्य की दृष्टि से 2014 से पहले हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है 100 बेड का हॉस्पिटल था। आज वो सिविल हॉस्पिटल 500 बेड का। हम यहाँ हरियाणा रोडवेज का डिपो लेकर के आए। 87 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ वर्कशॉप बनवाई। आज 175 बसेज हरियाणा रोडवेज पंचकुला के नाम से चल रही है। और एक जो मैं लास्ट कहूँगा, बाकी तो बहुत की बातें हैं, वो है हमारा पंचकुला को स्पोर्ट्स का हब बनाने का। पंचकुला के अंदर ताऊ देवीलाल के अंदर मल्टीपर्पज़ हॉल, जिसके अंदर 12 इंडोर गेम्स खेली जा सकती हैं। 5000 सीटिंग कैपेसिटी है, फुल्ली एयर कंडीशन है। उत्तर भारत के अंदर सबसे बड़ा जो स्पोर्ट्स का हॉल है वो ये हमारे पंचकुला के अंदर वो हमने बनाया। सवाल ये कि आपने ये तमाम काम गिनाए, हो सकता है कि आपकी इस किताब में इसका जिक्र हो। नशे को लेकर क्या प्लान है? क्योंकि चंद्रमोहन कहते हैं कि नशा इस इलाके में बहुत बढ़ गया और मैं आऊँगा तो मैं 48 घंटे के अंदर नशे पर लगाम लगा दूंगा। किसके नशे पर लगाम लगाएंगे? जरा अपने आप से खुद वो अपना अंदर झांक करके देख ले। वो नशा बंद करने की बात करते हैं, नशा रोकने की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है मैं कुछ कहना नहीं चाहता। वो आप जनता से पूछे, लोग आपको बता देंगे। जहाँ तक नशे को बंद करने का सवाल है, पिछले 5 साल के 2022 से लेकर के मैंने पंचकुला के अंदर मेरे साथ सरोकार, उसके अंदर नशा मुक्त पंचकुला, प्रदूषण मुक्त पंचकुला, प्लास्टिक मुक्त पंचकुला, ये 3 हमारे मेन इश्यूज थे। और नशा मुक्ति के लिए
जितने हमने सेमिनार, जितने हमने कराए थे, लोगों को पकड़ा है, सज़ा दी है, पुलिस के सेमिनार हुए, हमने संतों को मिला करके नशा मुक्ति के ऊपर सम्मेलन कराया, स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर डिबेट कराई। एक डिबेट के अंदर लगभग 40,000 बच्चे जोड़ करके हमने वीसी के माध्यम से उनको नशा रोकने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए, इसके ऊपर हमने प्रचार प्रसार किया। और नशा रोकने के लिए हमने ही नहीं, हमारी सरकार ने भी, इंटरस्टेट डीजीपी मीट भी हुई, हाँ, चीफ सेक्रेटरीज भी मिले, नहीं, उससे उसके अलावा निकल पाया कुछ उससे? नहीं, उसमें निकल रहा है। देखिए, हम ये कहें कि नशा बिल्कुल बंद हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन नशा आगे और ना बढ़े, उसको कैसे उसके ऊपर लगाम लगे, सरकार ने भी प्रयास किए हैं। जो हमने नशा मुक्ति कानून जो हमने पेश किया, उसके अंदर सजाएं जो हैं उसके अंदर सख्त की हैं। ठीक है सर, सरकार दो बातें उनकी तरफ से कही गई, उस पर काउंटर भी मैंने उन्हें किया। उन्होंने कहा कि 48 घंटे में मैं नशा जो है वो पूरे तरीके से बंद करा दूंगा। क्या ये तर्कसंगत है? आपको लगता है कि 48 घंटे में सब कुछ हो चुका है? क्योंकि ये बात तो अमरिंदर सिंह भी कहते थे कि सत्ता में आएंगे तो हम 24 घंटे में, 48 घंटे में, हफ्ते में बंद करवा देंगे। ये जो 48 घंटे में बंद करने का ये प्लान तो उन्हीं से पूछिए आप कि 48 घंटे के अंदर नशा बंद करने का प्लान क्या है, कैसे उसको बंद कराएंगे, वही आपको बताएं। वो तो कह रहे थे कि राजनेताओं की शय के बिना ये मुमकिन नहीं है, और अगर पुलिस चाह ले तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बंद नहीं करवाई जा सकती, ये उनका प्लान था। देखिए, पुलिस जब वो उप मुख्यमंत्री थे या उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, 18 साल वो रहे एमएलए, तब पुलिस नहीं थी क्या? पुलिस के अंदर उन्होंने नशा मुक्ति के लिए क्या काम किया, वो ये भी तो बताएं ना। आगे आने के लिए तो मैं कह सकता हूँ, मैं दिन में तारे जो हैं मैं दिन में तोड़ लाऊंगा ऊपर से जा करके, लेकिन वास्तविकता और झूठ बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। चलिए सर, तारे मत तोड़ लाइए, लेकिन मेट्रो ले आइए। हाँ, जनता की ये मांग है कि मेट्रो को लेकर कितना काम हो पाया, स्थिति कहाँ पर खड़ी है। पवन बंसल से लेकर अलग अलग दौर हम देख चुके हैं, लेकिन मेट्रो को लेकर ग्राउंड पर कम से कम कुछ नहीं है। नहीं, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये मेट्रो की योजना ट्राई सिटी की है, केवल पंचकुला की नहीं है। पंचकुला के अंदर से जो भी उनको एनओसी चाहिए था, जो भी उनको मेट्रो डालने के लिए सरकार की तरफ से कुछ लिख करके देना था, वो हमने दिया। और सबसे पहले मेट्रो लाने का समर्थन हमने किया। हालांकि चंडीगढ़ के अंदर उसका कुछ विरोध था, लेकिन पंचकुला के अंदर मेट्रो आए, ये मेरा भी एक उसके अंदर अपनी सोच रही है, और उसको हमने आगे बढ़ाया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 2-3 साल के अंदर, क्योंकि मेरा मानना है कि मेट्रो आए बिना, जब तक मेट्रो नहीं आएगी तो ये कंजेशन बढ़ती जाएगी, जाम बढ़ते जाएंगे। दिल्ली के अंदर अगर कुछ फ़ायदा हुआ है तो मेट्रो का बहुत बड़ा लाभ हुआ है। बिल्कुल ठीक है। ये तो बात हो गई स्थानीय मुद्दों की। राष्ट्रीय मुद्दों पर भी मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं जानना ये चाहूँगा कि जो आपने किताब छपवा ली, आपने तमाम चीज़ें कर ली, लेकिन 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। इस बात को आप माने या ना माने, लेकिन कभी कभी चुनाव जिताने के लिए नहीं, हराने के लिए भी होता है। यानी आपके सामने कौन खड़ा है, उससे ज़्यादा लोग ये देखते हैं कि जो 10 साल से हैं उसे सत्ता में नहीं लाना है। उसे कैसे टैकल करने वाले हैं ज्ञानचंद गुप्ता? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी ये दोनों चीज़ें हैं। कहीं एंटी इनकम्बेंसी होती है, कहीं प्रो इनकम्बेंसी होती है, और यहाँ प्रो है। यहाँ पर प्रो इनकम्बेंसी इसलिए है कि हमने पंचकुला का विकास किया है, पंचकुला के अंदर काम किया है। आज मैं नहीं, पंचकुला की जनता बोलती है कि हाँ, पंचकुला का विकास हुआ है। पंचकुला का लिविंग स्टेटस जो है, जो जीवन है, दैनिक जीवन, उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज पंचकुला ट्राई सिटी में सबसे पहला आगे जो है वो पंचकुला निकल चुका है। उसका अनुमान बढ़ती हुई ज़मीन की कीमतें, बढ़ते हुए प्लॉट्स की वैल्यू, उससे, और लोगों का रहने के लिए, क्योंकि पंचकुला एक शांति प्रिय शहर है। यहाँ किसी भी प्रकार की, पंचकुला के मोहाली के अंदर लोगों को खतरा लगता है कि कहीं आतंकवाद, कहीं पर जो डेली वहाँ पर गैंग वॉर चलते हैं, वो यहाँ पर पंचकुला के अंदर बिल्कुल नहीं। चलिए, आपके स्पीकर रहते हुए की कुछ चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। विपक्ष के आप बहुत चहीते रहे, और विपक्ष लगातार आपको घेरता भी रहा और ये आरोप लगाता रहा कि आप बायस्ड नज़र आए जब आप उस कुर्सी पर बैठे थे। वो INLD हो, वो कांग्रेस पार्टी हो, और जेजेपी को तो वो मौका नहीं मिला क्योंकि आपने उन्हें गठबंधन में लपेट लिया, और सत्ता की मलाई खूब चाटते रहे वो आपके साथ, और 4.5 साल के बाद आपने उन्हें कह दिया गुड बाय। देखिए राज जी,
ये एक आरोप तो आरोप होता है, वास्तविकता वास्तविकता होती है। आरोप आपने कहा कि जो विरोधी पक्ष के जो हमारे विधायक हैं उनका ये आरोप रहा है कि भी निष्पक्ष नहीं है। सबसे पहले मैंने काम विधानसभा के अंदर जो अक्सर आरोप लगता था कि जो अध्यक्ष है, जो प्रश्न लगते हैं लोगों के, जो विधायकों के, उनके अंदर निष्पक्षता नहीं बरतता। सत्ता पक्ष के प्रश्न ज़्यादा लगते हैं, विरोधी पक्ष के प्रश्न कम रखते हैं और वो अपनी मर्जी से लगाते हैं कि किसका लगाना है किसका नहीं। इस आरोप को दूर करने के लिए हमने ड्रॉ ऑफ लॉट शुरू किया। हमने पहली बार विधानसभा के अंदर लॉटरी निकाल करके, वो भी मैंने खुद नहीं, विरोधी पक्ष के नेताओं को, विधायकों को सामने बिठा करके, अधिकारियों को सामने बिठा करके लॉटरी के द्वारा क्वेश्चंस को हमने अरेंज किया। और ये मैं समझता हूँ कि आरोप बिल्कुल निराधार और बिल्कुल जो वो गलत है। चलिए, क्योंकि आप हमारे साथ लंबे वक्त तक डिबेट भी करते रहे, तो जब हम डिबेट में एंकर्स पर यह आरोप अमूमन लग जाता है कि आप वक्त नहीं देते, और ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एंकर्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है कि कैसे वो सबको बराबर वक्त दे पाएँ। तो जब हम आपको वहाँ पर जूझते हुए देखते थे तो हमें बहुत आनंद आता था कि आज ज्ञानचंद गुप्ता उसी मुहाने पर है जिस मुहाने पर वो कभी एंकर्स को कह दिया करते थे कि आप निष्पक्ष नहीं है। नहीं, देखिए, मैंने ये कभी नहीं कहा एंकर को या मीडिया को। कोई मेरी एक स्टेटमेंट दिखा दें कि जिसमें कहा, किसी को ये आरोप लगाया हो कि मीडिया निष्पक्ष नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि वहाँ जो अध्यक्ष का जो एक जिम्मेवारी है, अध्यक्ष की जिम्मेवारी हाउस अच्छे ढंग से चलता रहे, हाउस की कार्रवाई चलती रहे, हाउस के अंदर अच्छी डिस्कशन हो, अच्छे मुद्दों पर डिस्कशन हो, ये मेरी जिम्मेवारी। बिल्कुल। और उसको चलाने के लिए कई बार सत्ता पक्ष के लोगों को भी, आपने भी देखा होगा कि शायद ही कोई ऐसा स्पीकर हो जो सत्ता पक्ष के मंत्री को ये कह दे कि आप तैयारी करके आया कहा। चलिए, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुए आपसे, ये भी आपको मानना पड़ेगा। मैं आना चाह रहा हूँ अभय चौटाला पर। अभय चौटाला आपके बहुत करीबी रहे हैं, और हाँ, और आपके जितने भी उनके साथ कॉन्वर्सेशन जब सुनते हैं तो उन्हें बार बार सुना जा सकता है। उस पर ज़रूर बताएं कि उन्हें टैकल करना कितना आसान या मुश्किल था, क्योंकि INLD के एकमात्र विधायक थे, लेकिन बाकायदा लगता था कि हाँ, INLD से विधायक है वहाँ पर मौजूद। देखिए, ये भी बड़ी एक विडंबना है कि जिस पार्टी के वो सदस्य हैं उनकी सरकार थी और किसी समय उनके 85 सदस्य विधानसभा के अंदर होते थे। लेकिन आज जनता की मर्जी है, आज केवल वो अकेले विधायक हैं इंडियन नेशनल लोकदल के विधानसभा के अंदर। तो अब विधानसभा के नियम हैं कि जो पार्टी की स्ट्रेंथ है, पार्टी की जो ताकत, जितने मेंबर हैं, उसके अनुपात में उनको बोलने का समय दिया जाए। अब उन्होंने रूल्स हैं, तो वो 85 मेंबर थे, वो बाकी लोगों का भी समय ले लेते थे। अब उनके पास किसी का और समय लेने का जरिया नहीं है, कोई और विधायक ही नहीं है, तो इसलिए कई बार उनको ये लगता था कि मुझे बोलने का समय कम दिया जा रहा है। लेकिन मैं तो नियमों से बंधा हुआ, क्योंकि अगर मैं एक विधायक को बोलने का ज़्यादा समय देता हूँ तो बाकी के विधायक भी ये मांग करते हैं कि उनको आपने 10 मिनट या 20 मिनट फालतू दे दिए या 5 मिनट दे दिए, जबकि हमें जो बोलने का मौका नहीं मिला। तो इसलिए ये मेरी मजबूरी रहती है कि मैं नियमों के अनुसार वहाँ पर काम करूँ। मैं आना चाह रहा हूँ किरण चौधरी पर, रंजीत चौटाला पर, JJP के वो तमाम विधायक जिन्होंने इस्तीफ़े दिए। किसी का इस्तीफ़ा झट से स्वीकार हो गया, किसी के इस्तीफ़े में वक्त लग गया, और इस वक्त के बीच में ही विपक्ष ने फिर सवाल उठा दिए। देखिए, मेरा, जैसे मैंने पहले कहा, विधानसभा के कुछ नियम और कानून हैं। उन नियमों के अंदर उनको नियमों का पालन करने का मैंने प्रयास किया। अभी आप कहेंगे कि प्रदीप चौधरी जी का इस्तीफा आया, आपने तुरंत स्वीकार कर लिया। मुझे पता है कि ये क्वेश्चन करें, खबर पर आप पहुंचते हैं। हाँ, लेकिन हमारे विधान के अंदर, हमारे विधानसभा के जो नियम हैं उनमें लिखा हुआ है, जो ही आपके पास कन्फर्म्ड कोई ऐसा तथ्य आता है कि फलां विधायक ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है, या
कोर्ट ने कोई उनके अगेंस्ट आदेश पारित कर दिया। जब कन्फर्म्ड आपके पास न्यूज़ आ जाती है तो फिर आपको तुरंत, उसमें लिखा है तुरंत, उसके ऊपर एक्शन लेना होता है। एक्शन क्या होता है कि उनकी जो सदस्यता उसको स्वीकार करते हुए इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करना है। प्रदीप चौधरी जी कोर्ट से उनके ऊपर आरोप लगा और वहाँ उनसे उनको सज़ा हुई। कोर्ट की तरफ से मुझे मेल आई कि हमने इस सदस्य की सदस्यता खारिज कर दी है। अब जब मेरे पास कोर्ट की मेल आ रही है तो कोर्ट के आदेश का मैं ना पालन करूं तो ये मैं मुमकिन समझता नहीं हूं है, ठीक। मुमकिन नहीं है। अगर हम सिरसा की बात कर लें तो बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो गोपाल कांडा को समर्थन करते हैं सुबह, और शाम होते होते गोपाल कांडा कह देते हैं कि मैंने तो समर्थन के लिए नहीं कहा था। फिर वो अपना नामांकन चाह रहे थे कि एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। तो बीजेपी अब 89 सीट्स पर चुनाव लड़ रही है। इस पर आपका टेक? नहीं, देखिए ये क्या वहाँ पर चर्चा है, किस प्रकार से क्यों वापस लिया किसी ने, ये मेरे कुछ जानकारी में नहीं है। लेकिन उन्होंने नामांकन वापस लेते ही कहा था कि हम गोपाल कांडा को ये समर्थन उनका करेंगे। व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, कोई आदमी ले सकता है। पार्टी में रहते हुए व्यक्तिगत निर्णय कैसे होगा? नहीं, पार्टी से बात करके ही उन्होंने बिल्कुल। कोई ना कोई निर्णय लिया होगा, लेकिन क्या बात हुई है, क्यों उन्होंने लिया, ये मेरी जानकारी में। ठीक है, मैं राष्ट्रीय मुद्दों में अग्निवीर, ओपीएस, इन चीज़ों पर आपकी राय जानना चाहता हूं, क्योंकि ओपीएस पर कांग्रेस पार्टी आपको घेरने के साथ साथ अपना मुख्य हथियार इसे बता रही है कि ओपीएस हम वापस लेकर आएंगे। हिमाचल प्रदेश में हम हाल देख चुके हैं कि ओपीएस का मसला इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट रहा कि सत्ता पर कांग्रेस आ गई। देखिए, आज ने हिमाचल की बात की है और ओपीएस की बात है। हमारी सरकार यूपीएस लेकर के आई है, उनका समाधान किया है हमारी सरकार ने। और जहाँ तक हिमाचल में ओपीएस की बात की, हिमाचल ने कहा कि हम ओपीएस देंगे, लेकिन आज वही सरकार, आज जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह तक दे नहीं पा रही। आर्थिक संकट। आप आर्थिक संकट जो वहाँ वित्तीय संकट आया है वो क्यों आया है, ये उनके ऊपर विचार करना चाहिए। अगर देश को भी हम, इतना बड़ा बजट अगर ओपीएस से है, उतना तो बजट सारा सरकार का डेवलपमेंट का बजट नहीं है। तो सरकार को कुछ निर्णय अपने वित्तीय साधन और जो लोगों के हित में है उसको देख करके बैलेंस बना करके करने होते हैं, और सरकार ने वो निर्णय किए। यूपीएस की आपने बात की है तो कहीं देर तो नहीं कर दी मेहरबान आते आते? लोकसभा चुनाव में 10 से 5 पर आ पाए, और उस दौरान अग्निवीर का मसला हो, ओपीएस का मसला हो, ये तमाम मसले रहे। और अग्निवीर पर बीजेपी लगातार ये कहती रही कि लोगों को बरगला दिया कांग्रेस ने। कहीं विधानसभा के बाद भी यही बातें ना कहनी पड़े, इसके लिए क्या तैयारी? देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, झूठ एक बार चल जाता है। कांग्रेस पार्टी ने झूठ का सहारा लेकर के, झूठ बोल करके, लोगों को गुमराह करके कि यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो संविधान को ख़त्म कर देगी, संविधान बदल देगी, और संविधान बदलने का मकसद मतलब आरक्षण ख़त्म कर देगी। इस प्रकार से लोगों को, जो एससी-बीसी के लोग थे, उनको इस प्रकार से डराया, भ्रमित किया कि वो अपना झूठ उसको फैलाने में सफल हो गए। लेकिन आज पार्टी सतर्क हो चुकी है। और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो आरक्षण को लेकर उन्होंने बात की, जातिगत सर्वे को लेकर जो कांग्रेस बात लगातार करती है, राहुल गांधी के बयान पर लगातार घेरा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सब कुछ स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, स्ट्रैटेजी तो राहुल गांधी बनाती है। राहुल गांधी जब अमेरिका के अंदर जाकर के ये बात कहते हैं कि भारत देश के अंदर सिखों को पगड़ी पहनने नहीं दी जाती, सिखों को कड़ा डालने नहीं दिया जाता, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? राज जी, आप तो सारा दिन लोगों के बीच में घूमते हैं। अब मैंने कहा ना, झूठ का सहारा, कांग्रेस पार्टी झूठ के सहारे सत्ता में आनी चाहती है। दूसरा, अभी कांग्रेस, उन्होंने ही कहा जॉर्जिया यूनिवर्सिटी के अंदर अगर मौका मिला तो आरक्षण ख़त्म कर देंगे। ये राहुल गांधी की स्टेटमेंट है, और राहुल गांधी उनके नेता हैं, बड़े नेता हैं। अब वो कैसे कहेंगे कि हम ये नहीं बात करते? तो राहुल गांधी की पर्सनल स्टेटमेंट है। या आज जिस प्रकार से जो एक लोकसभा के अंदर जो उन्होंने एक छल किया लोगों के साथ, लोगों को डराया कि अगर नरेंद्र मोदी आ गए तो संविधान ख़त्म हो जाएगा, आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, आरक्षण ख़त्म हो गया तो आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। जब बच्चे की, किसी भी व्यक्ति की नौकरी की बात आती है तो वो थोड़ा सा डर जाता है। ये डर डाल करके लोगों के बीच में कांग्रेस ने
सत्ता हथियाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए। कुछ एरियाज़ के अंदर वो सफल हुए, लेकिन आज देश की जनता जान चुकी है, प्रदेश की जनता जान। ठीक है सर, मैं आखिरी सवाल कर रहा हूँ इस शो का, और सवाल ये, क्योंकि शो का नाम ही राज की बात, तो क्या ऐसी राज की बात है? क्योंकि कुछ रिसर्च हमने भी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप बहुत करीबी बताए जाते हैं, और कहा यह भी जाता है कि आप जब राजनीति में आपने कमबैक किया, जब आप बीमार थे, बिल्कुल बेड रिडन हो गए थे, उनकी कुछ ऐसी बातें थी जिससे आप उत्साहित हुए, ओतप्रोत हुए और वापसी की आपने, वो थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। नहीं, देखिए, ये बात आपको किसी ने खास ही इतनी बताई कि निश्चित तौर पर मैं उस समय, मेरे डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम थी और मैं 6 महीने से बेड के ऊपर था। ये कौन से सन की बात है? 95 की। 95 में मुझे हमारे कुशाभाऊ ठाकरे जी, जो उस समय राष्ट्रीय महामंत्री थे, उनका फ़ोन आया कि मैं, जो नए प्रभारी तय हुए हैं उनको लेकर के चंडीगढ़ आ रहा हूँ, तो आप बैठक रखिए। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं तो 6 महीने से बेड पर हूँ, आप मुमकिन नहीं है। हाँ जी, मुमकिन नहीं है। हाँ, ऐसे मुमकिन नहीं है। मैं 2 मिनट भी बैठना दुश्वार था, 2 मिनट भी बैठ नहीं सकता था। उन्होंने मुझे कहा कि आपने कोई ऐसा कदम नहीं उठाना, कोई छोड़ने का या ये। मैंने कहा जी, मुझे मेरी जो जिम्मेवारी है अध्यक्ष की, इसके ताकि किसी और को दे दो। उन्होंने कहा कि नहीं, आपने काम करना है। मैंने कहा जी, वे बैठक, कहते बैठक अपने यहाँ इसी कमरे के अंदर बैठक हुई। कुशाभाऊ जी ठाकरे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए, और मुझे बड़ा आज तक गिलानी है उस बात की कि मैं सोफे पर लेटा रहा, और वो मीटिंग जो हुई वो बैठ करके हुई। मोदी जी भी बैठे थे और कुशाभाऊ ठाकरे जी भी बैठे थे। हमारी जो हमारा चंडीगढ़ प्रदेश है, मैं उस टाइम चंडीगढ़ प्रदेश का अध्यक्ष था, ऑफिस बीरर बैठे थे, लेकिन 2 घंटे लगभग बैठक चली, मैं लेटा रहा। तो मैं समझता हूँ कि उस समय जो एक मनोबल उन्होंने बढ़ाया कि आप कोई काम करते रहिए, कोई बात नहीं है। क्या थे वो वर्ड्स ऑफ विजडम जो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए थे आपको? हाँ, नहीं, देखिए, उन्होंने तो यही कहा कि आप कोई बात नहीं, स्वस्थ हो जाएंगे, और डॉक्टर की राय, डॉक्टर को ठीक कीजिए, आप यहीं से, घर से ही आप पार्टी को चलाएं। और भगवान की कृपा से और उनके आशीर्वाद से हमने पार्टी को आगे बढ़ाया, और 96 के अंदर चंडीगढ़ के अंदर नगर निगम के पहली बार चुनाव हुए, और वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, नगर रहनुमाई में वो वहाँ हुए। हमने 20 सीटें थी, 20 में से 15 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, और वहाँ पर पहली बार चंडीगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना। और मुझे जो मेयर बनाया, या मुझे उनका, नरेंद्र मोदी जी का पूरा आशीर्वाद, मुझे ये मालूम नहीं था, मीटिंग के अंदर बैठे थे कि चलिए बताइए कि किसको बनाया जाए। सभी ने कहा कि जी जो आप तय करो, और मुझे उन्होंने कहा कि चलो अच्छा, सवेरे ज्ञान जी नॉमिनेशन करें। ओके। तो ये जो एक प्यार या स्नेह या उनका मार्गदर्शन जो था, मैं आज यहाँ पर हूँ, तो उनका बहुत बड़ा। आखिरी बात कब हुई पीएम नरेंद्र मोदी से आपकी? अभी 1.5 महीना पहले मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने के लिए गया था, और उसमें भी मैं समझता हूँ कि किसी प्रधानमंत्री का 10 या 12 मिनट, 15 मिनट समय मिल जाना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए मेरी कोई बहुत वो काल नहीं है। तो मैं उनका प्यार ही मानता हूँ कि वो, चाहे वो हरियाणा की राजनीति के बारे में या क्या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उन्होंने पूरी चर्चा एक प्रकार से की, जो फीडबैक उनको दिया। चलिए ज्ञानचंद गुप्ता जी, वक्त दिया आपने सूर्य समाचार को, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये आपने सुना ज्ञानचंद गुप्ता को, जो पंचकुला से एक मरतबा फिर चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरी बार लगातार चुनाव जीतेंगे और जीत की हैट्रिक भी पूरी करेंगे। विपक्ष कहता है कि न दिन अच्छा है न हाल अच्छा है, लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता जी कहते हैं कि मेरे लिए तो साल अच्छा है। नमस्कार।